हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी 60,244 वैकेंसी है, इसी के लिए करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप चाहे कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इन प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्ट कुसा DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है, इसके अंतर्गत किस प्रकार के हथियारों को विकसित किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत यानी कि प्रोजेक्ट कुसा के अंतर्गत, ये ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट कुसा किससे संबंधित है, DRDO से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो हथियार विकसित किए जाएंगे वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स या इस तरीके के हथियार विकसित किए जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट कुसा का उद्देश्य है विस्तारित दूरी से दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को प्रभावी ढंग से बेअसर करने की क्षमता वाली एक अत्याधुनिक प्रणाली वाली मिसाइल को विकसित करना। 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी होगी, इसकी मेजबानी करेगा बांग्लादेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 2025 में होगी 24वीं एशियाई तीरंदाजी, और 23वीं एशियाई तीरंदाजी की मेजबानी बैंकॉक और थाईलैंड के द्वारा आयोजित की गई थी। विश्व के पहले रोबोट CEO का नाम क्या है, यानी कि अब रोबोट भी कंपनी चलाएंगे, वो भी CEO बनेंगे। तो विश्व के पहले रोबोट CEO का नाम है मीका। आपको ध्यान रखना है, नाम क्या है, मीका। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपी कांस्टेबल के लिए, इसको बिल्कुल भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये हैंसेन रोबोटिक्स जो है, जिसने सोफिया रोबोट बनाया था, उसी के द्वारा ये विकसित किया गया है, मीका। और ये मीका कहता है कि हम एलन मस्क से भी ज्यादा अच्छे CEO हैं। राष्ट्रीय खेल 2023 खेल कार्यक्रम में कौन सी स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है। तो राष्ट्रीय खेल 2023 में नए खेल जो शामिल किए गए हैं, उसमें मलखम्ब है, शेप कटकराव है, और इसके साथ ही ये मार्शल आर्ट, रोल बॉल, कल्ली रूपेड, ये सभी खेल हैं जो मतलब इसमें शामिल किए गए। खेल गोवा में आयोजित किए गए, जिससे कि पहली बार राज्य में इस प्रकार के खेलों की मेजबानी की। भारत में किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 के रूप में नामित किया गया है। इतना क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। भारत ने किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 के रूप में नामित किया है, और यह E-कॉमर्स कार्गो आवाजाही की शुरुआत की भी गवाह होगी। तो ये गंगा नदी पर किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक दिवसीय विश्व कप नॉकआउट मैच में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने। तो ये बने मोहम्मद शमी, जिन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है वर्ष 2023 के। तो ये भी ध्यान रखना है। और आप सभी को पता होगा, विश्व कप हो रहा था सेमीफाइनल, उसमें इन्होंने 7 विकेट लिए थे और न्यूजीलैंड के खिलाफ लिए थे, और न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट लिए थे। इस तरीके से न्यूजीलैंड को मात देकर भारत फाइनल में पहुंचा था, और फाइनल में लेकिन ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा था। भारत के किस राज्य में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो ये तेलंगाना में किया गया है, भारत के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन। मंदिर के निर्माण में 3 महीने की 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया को शामिल थी, जो एक महत्वपूर्ण तकनीकी सफलता का प्रतिनिधित्व करती है। यह मंदिर 4000 वर्ग फुट फैला हुआ है, 35.5 फुट की ऊंचाई पर है, और 3D प्रिंटिंग अनुप्रयोग के भव्य पैमाने को दर्शाता है। 3 अलग अलग खंडों में बना यह मंदिर 3D प्रिंटिंग तकनीकी द्वारा संवर्धित एक अनूठी वास्तुकला शैली को प्रदर्शित करता है। मंदिर में 3 गर्भगृह हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अलग देवता को समर्पित है। जैसे भगवान गणेश के लिए एक मोदक है, भगवान शंकर जी के लिए एक चौकोर शिवालय है, और देवी पार्वती के लिए कमल के आकार का अभ्यारण्य है। तो ये ध्यान रखना है। भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा किस राज्य में जल्द ही खोली जाएगी। कौन सी सुविधा, शीत तेल उत्पादन सुविधा। तो ये गुजरात में खोली जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस के 17वें संस्करण की विषय या थीम क्या है। ये 2023 में हुआ 17वें संस्करण। इसकी थीम थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। 8 से 10 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 17वां संस्करण हुआ। वर्ष 2023 के आयोजन का विषय यही था, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। गुयाना के गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद हसन अली इसके मुख्य अतिथि थे, और साथ ही सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भी रहे। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ युवा पेशेवर योजना यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है। तो भारत ने ये ब्रिटेन के साथ शुरू की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वर्तमान आपको सभी को पता है ऋषि सुनक हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं। तो यह योजना जो है 18 से 30 वर्ष के आयु के 3000 डिग्री धारकों नागरिकों को 2 साल की अवधि के लिए एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति देती है। कौन सी योजना, युवा पेशेवर योजना या यंग प्रोफेशनल स्कीम, जो भारत और ब्रिटेन के मध्य है।
पुस्तक अंबेडकर अ लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक है अंबेडकर अ लाइफ। ये शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है। शशि थरूर जी कांग्रेस के नेता हैं और बहुत ज्यादा चर्चित व्यक्ति रहते हैं, काफी देखे होंगे आपने। मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है? तो ये मनाता है जेलियोरोंग समुदाय। जेलियोरोंग समुदाय मणिपुर का। मणिपुर विशेष तौर पर ध्यान रखना है क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर काफी हिंसा भड़की थी, अभी भी यहाँ पर माहौल शांत नहीं है। तो ये जो जेलियोरोंग मतलब समुदाय है ये मनाता है जो उत्सव गान नगाई उत्सव, इसमें वर्ष के अंत का भी प्रतीक है। अब किसान अपने अन्न भंडार में अपना अनाज जमा कर लेते हैं, उसके बाद ये जेलियोरोंग समुदाय के द्वारा गान नगाई उत्सव मणिपुर के में मनाया जाता है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन। यहाँ पर तैनात हुई है भारत मतलब पहली महिला अधिकारी जो है शिवा चौहान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार टाइप क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में परिचालन के लिए तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। तैनाती से पहले चौहान जी ने भारतीय सेना के अन्य अधिकारियों के साथ सियाचिन बैटल स्कूल में 1 महीने का कठोर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। फातिमा बीवी ने किस वर्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश बनने की उपलब्धि हासिल की थी? तो इन्होंने 1989 की उपलब्धि हासिल की थी। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फातिमा बीवी का 2023 में निधन हो गया था, 96 ईयर में। केरल में ये रहती थी वहां पर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब कोई बहुत ही हाईलाइटेड होता है और फिर उसका किसी प्रकार से कोई घटनाक्रम जुड़ता है तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है आपको। भारत का संविधान भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की एक सूची प्रदान करता है। तो ये 8वीं अनुसूची के आधार पर 22 भाषाएं यहाँ पर दी गई हैं। तो ये ध्यान रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं विशेष तौर पर यूपीपी एग्जाम के लिए। वर्ष 1773 से 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, वारेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम होता है बायोटिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B7 का। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बायोटिन जिसे विटामिन B7 कहा जाता है विटामिन बी में से एक है, ये आपको पता होना चाहिए। B12 तक ये विटामिन होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ के किस वर्ष के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण कर रही है? तो वर्ष 2025 के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बगरू कहाँ के हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है? तो बगरू ये राजस्थान के हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बगरू प्रिंटिंग एक पारंपरिक प्रिंटिंग तकनीक है जो प्राकृतिक रंगों को उपयोग करके की जाती है। यह राजस्थान के एक शहर छिपा समुदाय का प्रचलित शिल्प है। यह क्षेत्र 2 प्रकार के प्रिंटों के लिए लोकप्रिय है, डब्बू प्रिंट और सयाली बगरू प्रिंट। बगरू छपाई आमतौर पर नीले या काले रंग के पृष्ठधार पर की जाती है। सयाली बगरू मुद्रित कपड़े अपने विशिष्ट काले और पीले गेरू क्रीम रंग के संयोजन के लिए जाने जाते हैं। दूसरी ओर डब्बू प्रिंट एक विशेष प्रतिरोध तकनीक प्रिंट को डाई से छपाकर की जाने जाती है। तो ये ध्यान रखना है। वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया था? तो वर्गीज कुरियन नामित हुए थे लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप सभी को पता होना चाहिए। श्वेत क्रांति के लिए जाने जाते हैं वर्गीज कुरियन। और एक नाम आता है हरित क्रांति, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सितंबर माह में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी का निधन हो गया था वर्ष 2023 में। तो उनका नाम भी ध्यान रखना है। और वर्गीज कुरियन संस्थापक हैं अमूल के भी, तो ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान भारत का महान्यायवादी नियुक्त करने का किसको अधिकार देता है? तो ये राष्ट्रपति जी को अधिकार होता है। इन्हीं के पश्चात पर्यंत जब तक ये चाहेंगे तब तक ये महान्यायवादी नियुक्त रहेंगे। इनकी इच्छा अनुसार ये पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 76A में इसके पद धारण करने की प्रक्रिया है। और ये 2 अनुच्छेद हैं 76 और 78 जो महान्यायवादी से संबंधित हैं। गोदावरी नदी किस राज्य में उत्पन्न या मतलब वहां से निकलती है? तो ये गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में। प्राचीन गणित की पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई? तो ये भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। गणित की पुस्तक है ये, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। प्राचीन गणित की पुस्तक गणित सार संग्रह जो कि भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई है। काफी इंपॉर्टेंट है। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?
तो ये पिक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है द्रव्यों का घनत्व नापने के लिए। और रासायनिक प्रक्रिया में किसी भी मतलब गैस के कम ज़्यादा करने या उसको नापने से संबंधित है यूडियोमीटर। और बेवामीटर ये मिट्टी की क्वालिटी को नापने से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो ये इलाहाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या है। और सबसे कम जनसंख्या महोबा में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा राज्य आप सभी को पता होना चाहिए कौन सा है, तो वो भदोही है, ये आपको पता होगा। ये हमारी जो उत्तर प्रदेश की बुक आई है एक, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक बार प्लीज उस पर पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार की गई है, तो वो उसका आपने देखा होगा। तो ये थे आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। काफी सिलेक्शन के बाद हमने ये क्वेश्चन लेके आए, उम्मीद करते हैं कि हूबहू इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिल जाएं। तो ये वीडियो को मैं अपना फीडबैक कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। एक क्वेश्चन है जो मैंने पिछले वीडियो से लिया है, पीछे आपको कराया है। क्वेश्चन है सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कठोर कोयला जिसमें 80% से 95% तक कार्बन होता है, कौन सा है? 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।